Assalamu alaikum everyone. I hope you're fine. And today we are again here with a new topic, research as a career catalyst, building skills for success. And I am your today's speaker, Muhammad Ehsanul Haq. I am PhD scholar in biochemistry, CEO and founder of CSA Pakistan, international research tutor and trainer, researcher at Pakistan Council of Scientific and Industrial Research, and serving as scout leader at Pakistan Scouts as well. आज के वेबिनार के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रिसर्च आपके करियर के अंदर किस तरह से हेल्पफुल है। ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि आपके करियर के लिए इम्पोर्टेंट हैं और वो आपको रिसर्च में सीखने को मिलती हैं, और किस तरह से आप रिसर्च के थ्रू किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी रिसर्च सेंटर के अंदर सक्सेसफुली अपनी जॉब सिक्योर कर सकते हैं, और किस तरह से आप एज अ फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज को सेल करके रिसर्च के थ्रू जो है वो अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन रिसर्च। अगर हम रिसर्च को डिफाइन करें तो रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग इंफॉर्मेशन टू एक्सपैंड नॉलेज। तो रिसर्च एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने का, एनालाइज करने का, किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने का। तो एक सिंपल डेफिनेशन अगर मैं इसकी करूं तो रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने का जो सिस्टमैटिक प्रोसेस है वो एक रिसर्च होता है। तो सिस्टमैटिक प्रोसेस को अगर हम जरा ओपन करें तो सिस्टमैटिक प्रोसेस इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। रिसर्च उस हवाले से इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि किसी भी प्रॉब्लम का अगर हम सॉल्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं और उसके लिए हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करते हैं तो इट इज कॉल्ड रिसर्च। रिसर्च की टाइप्स पे बात करें तो रिसर्च की सबसे पहली टाइप हमारे पास बेसिक रिसर्च है। इट एक्सपैंड फंडामेंटल नॉलेज। बेसिक रिसर्च जो है किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट के अराउंड घूमती है। बेसिक रिसर्च की कोई भी इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं होती। कोई लाइक आपकी सोसाइटी के अंदर इसकी इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं आपको मिलेगी। सेकंड थिंग इज अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च वर्क करती है टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। जो रियल टाइम में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम चल रहे हैं उन प्रॉब्लम्स का अगर आप सोल्यूशन फाइंड करने के लिए रिसर्च करते हैं तो इट इज नेम्ड एट द अप्लाइड रिसर्च। लाइक पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर लैंड का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के अंदर वाटर रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंटल चेंजेस है। अगर आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कोई एक रिसर्च डिजाइन करते हैं, कोई एक पॉलिसी बनाते हैं, कोई एक प्रोडक्ट या कोई प्रोसेस डेवलप करते हैं या इनका कुछ सोल्यूशन देते हैं, तो ये ऐसे सोल्यूशन होंगे जो कि आपके रियल टाइम के अंदर इमीडिएटली एप्लीकेशन अपनी दे रहे होंगे। तो इट इज नेम्ड एज द अप्लाइड रिसर्च। आगे हमारे पास एक्सपेरिमेंटल एंड एनालिटिकल रिसर्च, जो कि आपकी साइंसेज एंड इंजीनियरिंग की फील्ड्स के अंदर कॉमन है, जिसके अंदर आप कोई भी एक्सपेरिमेंटल या एनालिटिकल जो मॉडल है वो बनाते हैं अपनी रिसर्च के लिए। एंड ये एक्सपेरिमेंटल एंड एनालिटिकल रिसर्च आपकी दोनों तरह की बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च के अंदर आपको हेल्प कर रही होती है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाती है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव जो कोई भी क्वालिटेटिव रिसर्च वो होती है जो कि क्वालिटेटिव डाटा जनरेट करती है। क्वालिटेटिव डाटा बोले तो ऐसा डाटा जो कि नॉन न्यूमेरिकल है, जिसके अंदर डिजिट नहीं है। ये डाटा साउंड की फॉर्म में किसी तरह के वर्ड की फॉर्म में इस तरह से हो सकता है, कोई साउंड हो सकती है, कोई पिक्चर हो सकता है। तो इस तरह की रिसर्च क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। अगर आपकी रिसर्च किसी भी तरह का न्यूमेरिक डाटा जनरेट कर रहा है तो उस चीज को हम कहते हैं कि वो आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है। रिसर्च सोशल साइंसेज में, बिजनेस एंड ह्यूमैनिटीज वगैरह इस तरह की फील्ड के अंदर कॉमन है। एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप कहें कि किसी एक क्लास के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो वो न्यूमेरिक डाटा के अंदर आएगा, 20 स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट है, तो इट विल बी क्वांटिटेटिव डाटा। और अगर हम बात करें कि इस क्लास के अंदर बैठे हुए स्टूडेंट्स के नेम्स की लिस्ट बनाएं तो जो नेम्स होंगे, लाइक उमर है, आमना है, आयशा है, या उसके अंदर आप जिशान की बात करते हैं, तो ये जो नेम्स हैं ये बेसिकली वर्ड्स हैं। तो ये वर्ड्स आपके पास एक न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर नहीं है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारा क्वालिटेटिव डाटा है। नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाई रिसर्च इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट। रिसर्च स्टूडेंट के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को क्या चीजें सिखाती है। रिसर्च के थ्रू आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग सॉरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। रिसर्च आपको जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपके अंदर जो है वो बिल्ड करती है।
आप रिसर्च को डिफाइन करते हैं तो रिसर्च की डेफिनेशन ही है टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो वो रिसर्च है। तो जब आप रिसर्च के प्रोसेस में से गुजरते हैं तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो आपकी स्किल्स होती हैं बहुत ज़्यादा आपके अंदर इन्हेंस हो जाती है। उसके बाद रिसर्च इनहेंस एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, आपके अंदर एनालिटिकल एंड क्रिटिकल जो थिंकिंग स्किल्स हैं वो भी आपके अंदर इंक्रीज होती हैं। आप कोई भी काम करते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कोई भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो आप उसका एनालिसिस करते हैं। इवन दैट आप अपनी डेली लाइफ की जो चीज़ें हैं जो आप यूज़ करते हो आप उनका भी एनालिसिस करते हो, उसको क्रिटिकली देखते हो। ये चीज़ ऐसे है तो ऐसे क्यों है, ये मज़ीद कैसे इंप्रूव हो सकती है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं। तो आपकी एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं। उसके बाद रिसर्च जो है वो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड लर्निंग स्किल्स जो है वो इसको इम्प्रूव करती है। आप अगर एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिसर्च से कोई ताल्लुक नहीं है तो आप क्लास में जाएंगे, नोट्स बनाएंगे और ग्रेड्स के लिए लड़ झगड़ के अपनी डिग्री ख़त्म करके वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने डिग्री के दौरान रिसर्च कर रहे थे, आपने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के अंदर रिसर्च को सीखना शुरू किया, तो उस रिसर्च की वजह से आपकी एनालिटिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंप्रूव हुई थी। इस वजह से जब आप अपनी क्लास में बैठते थे तो आप अपने टीचर से किसी भी टॉपिक के बारे में एनालिटिकल एंड टेक्निकल क्वेश्चंस पूछते थे, जिसकी वजह से आपका नॉलेज बेसिक से लेकर एडवांस तक हर तरह से जो है वो आप नॉलेज को अचीव कर रहे थे। तो इस वजह से आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी बेटर हुई और आपकी जो लर्निंग है वो भी बेटर हुई। जब आप एक रिसर्चर हैं तो फिर आप ग्रेड्स के पीछे नहीं भागते, आप फिर स्किल्स के पीछे भागते हो, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करियर के लिए। रिसर्च आपको किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सपर्टीज डेवलप करना सिखाती है। आपकी जो कोई भी फील्ड है, आप किसी भी फील्ड से, किसी भी डिपार्टमेंट से, किसी भी सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, आप अपनी फील्ड से रेलिवेंट स्किल्स डेवलप करते हैं अपने अंदर। उसके बाद अगर आप एक रिसर्चर हैं तो रिसर्च आपको डिफरेंट इंटर्नशिप, डिफरेंट स्कॉलरशिप और हायर स्टडीज़ के अंदर जो है उसको बेटर वे के अंदर अचीव करने के अंदर आपको हेल्प करती है। आप कहीं पे इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं और उस इदारे का कोई क्राइटेरिया है, उसको अचीव करने के लिए आपका रिसर्चर होना ज़रूरी है। या फिर वो आपको कोई इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, कोई स्कॉलरशिप अचीव करना है तो उसके लिए आपका इंटरव्यू होता है। तो अगर आप रिसर्चर हैं तो आप इस तरह की चीज़ों को बड़ा ईजिली क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है रिसर्च इन योर स्टूडेंट लाइफ, हाउ इट हेल्प्स योर करियर। आपकी स्टूडेंट लाइफ के अंदर रिसर्च आपको किस तरह से हेल्प करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी अर्ली रिसर्च एक्सपीरियंस जो है वो आपको डायरेक्टली कंपेटिटिव एडवांटेज दे रहा होता है। किस तरह से, आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व हैं, आप रिसर्च करते हैं, सीखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं। जब आप आर्टिकल्स को पढ़ते हैं तो आप बेसिक से लेकर एडवांस तक हर तरह का नॉलेज आपके पास है किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। आप दुनिया की करंट ट्रेंड्स के बारे में वाकिफ़ हैं, आप न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में वाकिफ़ हैं और आने वाली दुनिया की हर नई रिसर्च को आप स्टडी कर रहे हैं। तो आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट से ज़्यादा बेटर रहेंगे कंपटीशन में जिसका रिसर्च के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सेकेंडली, रिसर्च आपको इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स का एक्सपोजर देती है। इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स किस तरह से, आप बिकॉज एज अ रिसर्चर आपकी एनालिटिकल थिंकिंग बेटर थी, आप चीज़ों का एनालाइज कर रहे थे, क्रिटिकली देख रहे थे। तो आप किसी भी चीज़ को देखोगे तो ये सोचोगे इंडस्ट्री इसको कैसे बनाती है, इंडस्ट्री इसको कैसे डेवलप करती है। उस वजह से आप इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स को सीखने की तरफ जाओगे कि कोई भी एक चीज़ है, कोई भी एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट कैसे बनेगी, उसको मैं घर पे कैसे बना सकता हूँ और उसको इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे बनाया जाता है। और उन स्किल्स की तरफ आप जाएंगे जो कि किसी भी इंडस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें जब आप अपनी सीवी के अंदर लिखते हैं तो आपकी सीवी स्ट्रेंथन होती है। वो सीवी आप फिर जॉब के लिए भेज रहे हैं या आप किसी भी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए भेज रहे हैं, आपकी सीवी के अंदर आपकी रिसर्च रेलेवेंट स्किल्स, इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स जो हैं वो ज़ाहरी तौर पे आपको बेनिफिट दे रही होंगी। अगर आप रिसर्चर हैं तो आप प्रोफेशनल्स एंड एक्सपर्ट्स के साथ एक बेटर नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं, आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं। आप किसी जगह पे किसी एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस के अंदर गए, वहाँ पे डिफरेंट रिसर्चर्स थे, आप कोई एक ऐसा पर्सन आपको मिला जो किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, बट आपने उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ काम किया हुआ था, आप उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेशन से आपको उनके साथ जो एक नेटवर्क बनता है जो कि आपके करियर में डायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं पे बेनिफिट दे सकता है। कैसे बेनिफिट देगा आगे चल के उसको देखेंगे।
रिसर्च आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती है और आपकी टेक्निकल स्किल्स को इम्प्रूव करती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिनके अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं होती, जिनके अंदर टाइम मैनेजमेंट नहीं होती, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होती, वो अगर रिसर्चर बनते हैं तो उनकी ये सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। बिकॉज रिसर्च की डेफिनेशन के अंदर ये चीज़ आती है कि आपने जो कुछ भी करना है वो लोगों तक पहुंचाना है, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है कि हमारी ये अचीवमेंट्स हैं। तो रिसर्च आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट करना, नेटवर्क बनाना, आपको जो है वो कोलैबोरेशंस करना, ये सारी की सारी चीज़ें, टेक्निक्स, ये आपके अंदर स्किल जो है वो डेवलप कर रही होती है। उसके बाद आ जाता है रिसर्च के थ्रू जो आपके अंदर की स्किल्स डेवलप होती हैं वो क्या हैं। इनमें कुछ पीछे हमने डिस्कस भी की हैं, मजीद देखते हैं। आप में क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं ये इंप्रूव होती हैं। आप रिसर्चर हैं तो आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स में डिफरेंट चीज़ों पर डाटा कलेक्शन करते हैं, तो डाटा कलेक्शन, डाटा एनालिसिस और डाटा की इंटरप्रिटेशन की स्किल्स आपके अंदर इंप्रूव हो जाती हैं। बिकॉज कोई भी एक जो रिसर्चर है वो हर चीज़ को एनालाइज कर रहा है, क्रिटिकली देख रहा है, तो एक रिसर्चर की किसी भी एक मामले के ऊपर जो इंटरप्रिटेशन होती है वो ज़्यादा बेटर एंड स्ट्रांग होती है किसी भी दूसरे पर्सन से। रिसर्च आपको टेक्निकल प्रोफिशेंसी देती है। लाइक आप लैब वर्क के अंदर प्रोफिशेंट होंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस आईटी के स्टूडेंट हैं तो आप प्रोग्रामिंग करते हैं, तो आप प्रोग्रामिंग में ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे। आप सोशल साइंसेज वगैरह के स्टूडेंट हैं तो कोई भी सर्वे वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ करते हैं, आप रिसर्चर हैं तो आपके अंदर वो टेक्निक्स दूसरे लोगों से बेटर होंगी। आपके पास प्रोजेक्ट एंड टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किसी भी जॉब पे अप्लाई करते हैं, अगर आपके अंदर प्रोजेक्ट एंड टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स मौजूद हैं तो आपको प्रेफर करते हैं, और ये चीज़ आपको रिसर्च में सीखने को मिलती है। रिसर्च आपको रिपोर्ट राइटिंग सिखाती है एंड साइंटिफिक कम्युनिकेशन सिखाती है। आपने कोई काम कर लिया लेकिन उसको लोगों तक कैसे पहुंचाना है, इफेक्टिव मैनर के अंदर कैसे कम्युनिकेट करना है, किस तरह से उसको लिखा जाएगा, किसी रिसर्च आर्टिकल को कैसे लिखना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको रिसर्च मेथड्स के अंदर देखने को मिलती हैं। रिसर्च की राइटिंग का एक स्पेसिफिक तरीक़ेकार होता है जिसमें आपने जो भी बात लिखनी है उसके साथ आपने उसको साइट करना है, आपने उसको रेफरेंस देना है, और एक प्रॉपर वे के अंदर आपने उसको कम्युनिकेट करना है और उस इंफॉर्मेशन को ईजी एंड इफेक्टिव टू रीड बनाना है किसी भी रीडर के लिए। रिसर्च आपको कोलैबोरेशंस एंड नेटवर्किंग सिखाती है, पीछे हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, इनोवेशन आपके अंदर तब आएगी और क्रिएटिविटी भी आपके अंदर तब आएगी जब आप दुनिया के रीसेंट ट्रेंड्स के साथ अटैच होंगे। और रीसेंट ट्रेंड्स के साथ अटैच होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप दुनिया के रीसेंट ट्रेंड्स को पढ़ें, और वो आपको रिसर्च आर्टिकल्स में पढ़ने को मिल सकते हैं, वो आपको साइंटिफिक कम्युनिकेशंस में पढ़ने को मिल सकते हैं। और उनको पढ़ने के लिए आपको रिसर्च सीखना पड़ेगी और आपको एक रिसर्चर बनना पड़ेगा, ताकि आप किसी भी साइंटिफिक डॉक्यूमेंट को एक बेटर एंड इफेक्टिव मैनर के अंदर आप उसको स्टडी कर सके। जब आप दुनिया के ट्रेंड्स के साथ चल रहे हैं, आप एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का आपको नॉलेज है, दुनिया में एडवांस स्किल्स एंड एडवांस टूल्स का आपके पास नॉलेज है, तो आपकी पर्सनैलिटी के अंदर इनोवेशन भी होगी एंड क्रिएटिविटी भी होगी, और कोई भी पर्सन जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है वो आपको जॉब के लिए प्रेफर करेगा। नेक्स्ट है रिसर्चर आपको एकेडमिक करियर के अंदर किस तरह हेल्प करती है। आपका हायर एजुकेशन का जो पाथ है बड़ा इजी हो जाता है, लाइक मास्टर एंड पीएचडी। आपने बीएस के दौरान अगर रिसर्च की थी तो उसकी बेस पे आपको किसी बेटर यूनिवर्सिटी के अंदर मास्टर या पीएचडी का स्कॉलरशिप भी मिल सकता है और एडमिशन मिल सकता है। आप किसी फॉरेन स्कॉलरशिप पे बड़ा इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिसर्चर हैं तो एज अ रिसर्चर आपके पास किसी भी टॉपिक पे बेसिक से लेकर एडवांस नॉलेज है, और इन डेप्थ नॉलेज आपके पास मौजूद है, तो आप टीचर बड़े अच्छे बनेंगे। आप लेक्चर बहुत अच्छा डिलीवर करेंगे। आप अगर किसी को सुपरवाइज करेंगे तो सुपरविजन आपकी बहुत अच्छी होगी। उसके बाद रिसर्च आपको हाई इम्पैक्ट इम्पैक्टेड जो जर्नल्स हैं, हाई इम्पैक्ट फैक्टर वाले जो जर्नल हैं उनके अंदर पब्लिशिंग का, आर्टिकल्स को पब्लिश करने का चांस देती है। इसके डिफरेंट तरीक़ेकार हैं। आप डिफरेंट आर्टिकल्स को पढ़ते हैं तो आपके पास जर्नल्स का अच्छा नॉलेज है, तो वहाँ से आप हाई इम्पैक्टेड जर्नल्स को टारगेट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, रिसर्च के थ्रू आपने अपना नेटवर्क बनाया था एंड कोलैबोरेशन किया था यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के साथ। अब आप अपना काम उनके साथ कोलैबोरेट करके उसको पॉलिश करके आप किसी एक अच्छे इम्पैक्टेड जर्नल के अंदर भेज सकते हैं। तो ये रिसर्च का जो नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन था वो भी आपके यहाँ पे काम आ रहा है। कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशंस हो या फिर आपकी ग्लोबल रिकॉग्निशन हो, रिसर्च आपको उसमें हेल्प करती है। लाइक आप एक रिसर्चर हैं, आपने किसी चीज़ के ऊपर काम किया और आपने किसी कॉन्फ्रेंस के अंदर जाके उसको प्रेजेंट किया,
आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंक्रीज होंगी, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए हुए सभी लोग आपकी, उनके साथ रिकॉग्निशन बनेगी, आप लोग आपको जानेंगे, आप लोगों को जानेंगे, तो इस तरह से आपकी ग्लोबल रिकॉग्निशन बनती है आपके काम की वजह से। उसके बाद रिसर्च, आपकी स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप की जो एलिजिबिलिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है। आप कहीं पे स्कॉलरशिप या फेलोशिप पे अप्लाई करते हैं, स्कॉलरशिप फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अप्लाई करते हैं, तो वो देखते हैं अगर आप एक रिसर्चर हैं, आपकी कोई पब्लिकेशन है, या आप की सीवी के अंदर रिसर्च से रिलेटेड कोई स्किल्स लिखी हुई हैं, आपको डेफिनेटली प्रेफरेंस दी जाती है। आफ्टर दैट हम देखेंगे हाउ रिसर्च हेल्प्स इन इंडस्ट्रियल करियर। अगर आप एक रिसर्चर हैं और किसी इंडस्ट्री बेस्ड जॉब के लिए आप जाते हैं, तो रिसर्च आपको यहाँ पे कैसे हेल्प करने वाली है। ये बहुत क्रिटिकल चीज़ है और ये हर एक स्टूडेंट के सीखने वाली बात है। इन चीज़ों को इन डेप्थ आप लोगों ने समझना है, और इसी स्लाइड के अंदर वो प्रॉब्लम्स मौजूद हैं जिनकी वजह से हमें जॉब्स नहीं मिलती, और इसी स्लाइड के अंदर वो सॉल्यूशंस मौजूद हैं जिसकी वजह से आप किसी भी जॉब को बड़ा इजीली क्रैक कर सकते हो। कोई भी कंपनी है वो रिसर्च माइंडेड इंडिविजुअल को प्रेफर करती है। क्यों करती है, आगे देखते हैं। बिकॉज जो भी एक रिसर्चर है वो, उसके अंदर इनोवेशन भी है और उसके अंदर प्रोडक्ट डेवलपमेंट की एबिलिटीज भी हैं। किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी इंडस्ट्री का पहले पर्पस समझे कि कोई भी इंडस्ट्री किसी बंदे को हायर क्यों करती है। उन्होंने लेना है आपसे काम। काम किस तरह का लेना है, इंडस्ट्री का काम है बिजनेस करना, और बिजनेस करने से मुराद है कि उन्हें प्रोडक्ट डेवलप करनी है और उन्हें उसको सेल करना है और रेवेन्यू कमाना है। तो जाहिर बात है कि वो ऐसे लोगों को प्रेफर करेंगे जो कि उनके जो सेल्स हैं उसको इंक्रीज करें, जो इस तरह के प्रोडक्ट्स उनको डेवलप करके दें जो कि उनके कंपेटिटर से बेटर हों, जो इंडस्ट्री की रिकॉग्निशन को इंक्रीज करें, जो कि इंडस्ट्री का ट्रस्ट को कस्टमर के साथ जो है वो इंक्रीज करें, और इस तरह से जो है उनकी सेल्स भी इंक्रीज हो जाए, रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाए। तो अगर आपके अंदर इनोवेशन है और प्रोडक्ट डेवलपमेंट आपको आती है, तो इंडस्ट्री आपको प्रेफर करेगी, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिली। अब इंडस्ट्री उन लोगों को प्रेफर करती है जो डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के अंदर अच्छे होते हैं। डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग की एक एग्जांपल देता हूँ। आप बना रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, अपनी फैक्ट्री के अंदर 100 पीस किसी प्रोडक्ट के, मार्केट में आपके पर डे 10 सेल हो रहे हैं और आप पर डे 100 बना रहे हैं। अब आपके पास डाटा आता है कि हमारी जो सेल्स हैं वो ओनली 10 पीस हैं। अब यहाँ पे आपके पास आपकी कंपनी लॉस में जाएगी, बिकॉज आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, आगे आपकी डिमांड कम है। आप अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। राइट टाइम डिसीजन आपका ये होगा, या तो आप अपनी जो प्रोडक्शन है उसको कम करके 10 पे ले आएं। सेकंड सोल्यूशन उसका ये है कि आप ये देखें कि जो कस्टमर है आपके प्रोडक्ट को क्यों नहीं खरीद रहा, उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, जो कमी बेशी आपकी प्रोडक्ट की आप उसको पूरा करें, और वो ठीक करने के बाद आपकी सेल्स ऊपर जा सकती हैं। तो इस तरह आप अपनी प्रोडक्शन एंड सेल्स के दरमियान एक बैलेंस कायम करके अपनी कंपनी को लॉस से बचा सकते हैं। सो इट वाज अ डाटा ड्रिवन राइट टाइम डिसीजन मेकिंग स्किल। ठीक है। तो अगर आपके अंदर एक रिसर्चर हैं, आपके अंदर ये एबिलिटी है, तो इंडस्ट्री आपको प्रेफर करेगी, आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। उसके बाद जो रिसर्च है वो आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करती है न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू मेथडोलॉजीज के लिए। इसकी एग्जांपल देता हूँ। आज से 15-20 साल पहले हमारी सोसाइटी के अंदर डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर, वीसीआर, रेडियो, इनका दौर आम था। तो इनके रिपेयरिंग करने वाले बड़ी एक हैंडसम अमाउंट कमाते थे, लेकिन टाइम चेंज हुआ, उन सारी चीज़ों की रिप्लेसमेंट हो गई मोबाइल फ़ोन के साथ, कंप्यूटर के साथ, एलसीडी के साथ और इस तरह की डिवाइसेस के साथ। अब जो लोग टीवी, वीसीआर या सीडी प्लेयर, डीवीडी प्लेयर और रेडियो ठीक करते थे, उन लोगों ने अगर तो खुद को मोबाइल फ़ोन, एलसीडी और कंप्यूटर की रिपेयरिंग पे स्विच कर लिया, न्यू टेक्नोलॉजी पे अडेप्ट कर लिया, तो वो आज भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे, अदरवाइज उनके करियर उसी दिन खत्म हो गए थे। सेकंड एग्जांपल इसकी ये है, नोकिया कंपनी के जो फोन्स थे वो बड़े अच्छे होते थे, लेकिन आज आपको नोकिया मार्केट में कहीं नज़र नहीं आता। रीज़न ये है कि जब सारी की सारी दुनिया एंड्रॉयड पे स्विच कर रही थी, नोकिया ने उस वक्त राइट टाइम डिसीजन नहीं लिया और एंड्रॉयड पे स्विच नहीं किया, जिसकी वजह से नोकिया की सेल्स गिरी, और बहुत ज़्यादा कंपेटिटर नोकिया के मार्केट के अंदर है, नोकिया ख़त्म हो गया। ख़त्म नहीं हुआ, खैर पहले वाली बात अब नोकिया की वो नहीं है। तो रिसर्च आपको क्या करती है, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड न्यू मेथडोलॉजी की अडेप्टेबिलिटी के लिए
ये आपके अंदर इन्हेंस करती है। और इंडस्ट्री को कोई ऐसा पर्सन चाहिए होता है जिसके अंदर ये चीज़ें हों, जो कि न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग जो है अपनी चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को डेवलप करे। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलती है। इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी इंडस्ट्री कोई भी एक चीज़ बनाती है। सपोज दैट कि आप एक स्पेसिफिक फ्लेवर का बिस्किट खाते हैं। अब वो बिस्किट कोई एक कंपनी बना रही है, और उसी फ्लेवर का बिस्किट चार पांच और कंपनीज भी बना रही हैं, तो वो चार पांच लोग, जो चार पांच कंपनीज हैं, वो फैक्ट्रीज आपस में कंपटीशन में है। अब कोई एक इंडस्ट्री किसी ऐसे पर्सन को हायर करेगी जो नेक्स्ट ईयर में कोई नया फ्लेवर लॉन्च करे, और जो कंपनी अपना नया फ्लेवर जल्दी लॉन्च कर लेगी उसकी सेल्स ऊपर चली जाएंगी, जो लेट करेगी उसकी सेल्स जो है वो बाद में ऊपर जाएंगी या कम होंगी। ठीक है। तो कोई भी इंडस्ट्री, वो एक तो अपनी प्रोडक्शन कर रही है, सेकेंडली वो अपना R&D, अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सेक्टर भी चला रही होती है। किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जहाँ पे कोई एक चीज़ बन रही है, सेम टाइम पे वो इंडस्ट्री अपनी उस चीज़ को इम्प्रूव करने पे या कोई एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करने पे काम कर रही होती है। तो उसके R&D के अंदर रिसर्चर्स होते हैं जो उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस मिलती है। उसके बाद रिसर्च आप में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कंसल्टेंसी एंड लीडरशिप पोजीशंस पे जो है वो आपको compete करने का चांस देती है। अब मज़े की बात ये है, कोई भी इंडस्ट्री, ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, इन सारी की सारी चीज़ों को, ये वाली एबिलिटीज़ अगर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर हैं तो इंडस्ट्री आपको बड़ा इजीली जॉब ऑफर करती है। बट अनफॉर्चुनेटली जब हम यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री लेके निकलते हैं, इनमें से कोई एक स्किल भी हमारे अंदर मौजूद नहीं होती, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी से निकलते हुए, डिग्री लेके निकलते हुए हमारे पास जॉब नहीं होती। तो अगर हम एक रिसर्चर है और हम इन सारी चीज़ों को अपने अंदर डेवलप करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सीखते हैं, प्रोसेस डेवलपमेंट सीखते हैं, एक इंडस्ट्री का टारगेट देखते हैं, इंडस्ट्री से रेलेवेंट स्किल्स को सीखते हैं, तो डेफिनेटली हमें जो है वो स्किल्स मिलेंगी। यहाँ पे मैं एक बात बेटा कहूँगा, आप 10 लाख रुपए लगा के 4 साल की डिग्री करते हो, 1 लाख का बजट और रख लो या 50,000 का बजट और रख लो, जिसके अंदर आपने अपनी डिग्री से रेलेवेंट स्किल्स की ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स करनी है। ये चीज़ें आपकी डिग्री के सप्लीमेंट्स हैं। जैसे आप डेली कोई ना कोई चीज़ खाते हो ना, तो आपको उसके साथ सप्लीमेंट्स भी चाहिए, रोटी के साथ फ्रूट भी चाहिए एज सप्लीमेंट, आपके विटामिन डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए। इसी तरह आपकी डिग्री के साथ, आपकी डिग्री को, आपकी फील्ड को कुछ सप्लीमेंट्स चाहिए, वो आपकी रेलेवेंट स्किल्स हैं। आप पूरी 4 साल की डिग्री के अंदर कोई भी रेलेवेंट स्किल नहीं सीखते, जिसकी वजह से बाद में आपको 2 से 3 साल तक वेट करना पड़ता है लोगों के दरमियान कंपटीशन में आने के लिए, जॉब को सर्च करने के लिए, हंट करने के लिए, और आपका जॉब का सक्सेस रेट बहुत कम होता है। सो इन चीज़ों को अपने अंदर इम्प्रूव करें तो रिसर्च की बेस पे आप बड़ा इजीली कोई भी जॉब को क्रैक कर सकते हैं, स्कॉलरशिप को क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद कुछ रिसर्च अपॉर्चुनिटीज हम देखते हैं वेरियस फील्ड्स के अंदर। अगर आप साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो आप लैब रिसर्च कर सकते हैं। AI हर फील्ड की जड़ बनता जा रहा है। अगर आप आज AI नहीं सीखेंगे तो 20 साल बाद आपका हशर भी वही होगा जो कि रेडियो एंड VCR ठीक करने वालों का हुआ था, अगर उन्होंने मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करने की तरफ स्विच नहीं किया था। अगर आप AI आज नहीं सीखेंगे तो 20 साल बाद आपके करियर कुछ नहीं होंगे। बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपके पास बेइंतहा रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ है। बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स के अगर आप स्टूडेंट हो, उसमें आपके पास मार्केट रिसर्च है, बिजनेस एनालिटिक्स है, कस्टमर बिहेवियर स्टडीज़ हैं। इससे रेलिवेंट बेइंतहा आपके पास रिसर्च टॉपिक्स मौजूद हैं। आप मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज के अगर स्टूडेंट हो तो उसमें आपके पास क्लिनिकल ट्रायल्स, ड्रग डिस्कवरी, एपिडेमोलॉजी, चीज़ों की प्रेवलेंस और ये चीज़ें, इससे रेलिवेंट आपके पास जो है वो टॉपिक्स मौजूद हैं। आप सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ का स्टूडेंट है, साइकोलॉजी, एजुकेशन रिसर्च या सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इस तरह की किसी भी फील्ड के अंदर आप डिफरेंट तरह की स्टडीज़ को कंडक्ट कर सकते हैं। IT एंड डाटा साइंस में मशीन लर्निंग, ये जो मशीन लर्निंग एंड AI है, मशीन लर्निंग एंड AI हर फील्ड की रूट्स हैं। ये AI का तो मैंने बताया, ये जो मशीन लर्निंग है ये भी आने वाले टाइम के अंदर हर चीज़ को रिप्लेस कर रही है। तो आप जिस भी फील्ड के स्टूडेंट हैं, अपनी फील्ड को AI के साथ लिंक करें, अपनी फील्ड को मशीन लर्निंग के साथ लिंक करके अपने प्रोजेक्ट डिज़ाइन करें, प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करें और उस पर वर्किंग करें। इंशाल्लाह आने वाले टाइम के अंदर आप बहुत अच्छे करियर पोजीशंस पे होंगे। उसके बाद रिसर्च आपको एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हेल्प करती है। रिसर्च आपको हेल्प करती है कि आप अपने आइडियाज़ को बिजनेस के अंदर कन्वर्ट करें।
अब आपके आइडियाज क्या हैं? देखो बेटा, स्टार्ट में हमने एक चीज डिस्कस की थी, बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। अगर तो आपका रिसर्च जो डायमेंशन है वो एक अप्लाइड रिसर्च है, तो अप्लाइड रिसर्च क्या कहती है? कोई एक प्रोसेस डेवलप करो, कोई एक प्रोडक्ट डेवलप करो। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो ज़्यादातर रिसर्च की जाती है दैट इज़ बेसिक रिसर्च, और इसके मैं अगेंस्ट बड़ी खुली आवाज़ उठाता हूँ कि पाकिस्तान को इस वक्त बेसिक रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, हमें अप्लाइड रिसर्च की ज़रूरत है। हमें ऐसी रिसर्च की ज़रूरत है जिसके अंदर हमारी प्रोडक्ट्स डेवलप हों और उन प्रोडक्ट्स को हम कमर्शलाइज करके हम रेवेन्यू कमा सकें। आप एक रिसर्चर हो और आप अपने आइडिया की बेस पे कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक चीज़ बनाते हो और उसको आप कमर्शलाइज करते हो और आप उससे अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। गूगल, टेस्ला, क्रिस्पर, बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज, ये सारे के सारे जो है वो रिसर्च बेस्ड आइडियाज पे जो है वो बने हैं। गूगल जो है सैनफोर्ड के अंदर एक रिसर्च प्रोजेक्ट से आप बना था। ठीक। टेस्ला सस्टेनेबल एनर्जी रिसर्च का एक नतीजा है। क्रिस्पर बायोटेक कंपनीज जो हैं जितनी भी काम कर रही हैं, क्रिस्पर कैस के बारे में आप लोगों ने देखा होगा, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, बाकियों ने परेशानी होना, बायोलॉजी की टर्म है एक। तो जेनेटिक रिसर्च की के बाद जो है ये क्रिस्पर कैस का सिस्टम बना था। और आज बहुत सारी कंपनी जो है वो क्रिस्पर बायोटेक्नोलॉजी की बेस पे जो है बिजनेस कर रही हैं। आप कोई भी एक प्रोडक्ट बनाते हो, कोई प्रोसेस बनाते हो, आप उसको पेटेंट करा के आप उस पर कॉपीराइट्स ले सकते हो। कोई भी पर्सन आपकी परमिशन के बगैर आपकी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकता, और आप खुला रेवेन्यू कमा सकते हो। और आप अपनी अपनी ज़ाती इनोवेशंस को अपने बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। रिसर्च आपको खुलम खुला दावत देती है कि आप अपनी आइडियाज़ को बिजनेस में कन्वर्ट करें। पाकिस्तान में इस वक्त अप्लाइड रिसर्च की ज़रूरत है, उस रिसर्च की ज़रूरत है जिसमें आप प्रोडक्ट्स बनाएं और उनको आप अपने स्टार्टअप्स की बेस पे छोटे छोटे बिजनेस लगा के आप उनको सेल करें। इसकी अशद ज़रूरत है। जॉब्स हमारे पास नहीं है बेटा, स्टार्टअप्स की तरफ आओ। लाखों आइडियाज़ पड़े हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें रेवेन्यू भी चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए अगर हम अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं। कुछ नहीं चाहिए। अगर आप रिसर्चर हैं, आपके पास आइडिया मौजूद है, आप रेवेन्यू का बंदोबस्त कर लेंगे। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ। आपने कोई प्रोडक्ट एक डेवलप की, आप उस प्रोडक्ट की रेलेवेंट कंपनी के अंदर जाते हैं, आप अपना डिज़ाइन ले जाएं, अपना प्रोजेक्ट ले जाएं, अपनी प्रोडक्ट ले जाएं। उनको बोलें आपकी कंपनी ये चीज़ बना रही है, मैंने इससे मिलती जुलती ये चीज़ बनाई है, ये मेरे पास रेसिपी है, ये मेरे पास इसका डिज़ाइन है, आप इस चीज़ को कमर्शियल करें, कमर्शलाइज करें। ठीक है, आप इसकी प्रोडक्शन करें, मेरे साथ परसेंटेज डिस्कस करें, परसेंटेज उनके साथ सेट करें। उनकी कंपनी के अंदर पार्टनरशिप आपको मिल रही है डायरेक्टली। सिर्फ एक प्रोडक्ट लेके गए हैं आप, पैसा किसी का है, कमा आप रहे हैं। तो आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए सिर्फ बिजनेस करने के लिए, पैसे की नहीं, एबिलिटी की, दिमाग की ज़रूरत होती है। ये चीज़ पता नहीं हमें एज अ नेशन, एज अ स्टूडेंट पता नहीं कब समझ आएगी, या हमें पता नहीं कोई सिखाता नहीं है, या हमारे दिमागों के अंदर ये आइडियाज़ नहीं आते। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हमें सीखना है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप रिसर्च को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट एरिया। अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट को डिफाइन करें कि आपको किस डोमेन के अंदर रिसर्च करनी है। उससे रिलेटेड आप रिसर्च पेपर्स करें, को रीड करें और उसके अकॉर्डिंग आप अपडेटेड रहें। मेंटोरशिप के लिए आप अपने प्रोफेसर्स या इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या अपने किसी सीनियर की हेल्प ले सकते हैं जिनसे आप गाइडेंस लेंगे। उसके बाद आप रिसर्च इंटर्नशिप्स और कंपटीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे आना था मैं। उसके बाद जो है आप डिफरेंट रिसर्च ग्रुप्स को ज्वाइन करें, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसिस के अंदर पार्टिसिपेट करें। आप अपनी राइटिंग स्किल्स को डेवलप करें, डाटा एनालिसिस स्किल्स को डेवलप करें, और उसके बाद आप डिफरेंट रिसर्च बेस्ड इंटर्नशिप्स और कंपटीशंस को पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और आप अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कर सकते हैं। रिसर्च एक पूरी मेथडोलॉजी है, और किसी भी स्टूडेंट का, फील्ड का स्टूडेंट जो है वो रिसर्च को सीख सकता है। हर फील्ड के अंदर रिसर्च इंपॉर्टेंट है। तो सीएसए पाकिस्तान इस पे बाकायदा तौर पे कोर्स भी लॉन्च करता है। साल में एक या दो मरतबा हमारा कोर्स ओपन होता है स्टिल। उसकी रजिस्ट्रेशन ऑन होगी, आप उसको विजिट कर सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। अदरवाइज कहीं से भी रिसर्च सीखें, बट सीखें।
इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर। अब यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आप अपना रिसर्च आर्टिकल कैसे पब्लिश कर सकते हैं, उसकी एक छोटी सी गाइडलाइन आपको मैं देता हूँ। वैसे तो ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, रिसर्च मेथोडोलॉजी एक पूरा एक कोर्स है जिसको आप एक मंथ के अंदर कंप्लीट करते हैं और सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे 30-40 मिनट के अंदर मैं हर चीज़ को ओपनली नहीं बता सकता। सो मैं उसकी एक समरी आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिसर्च टॉपिक लेंगे और उसके ऊपर किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में आपने रिसर्च टॉपिक लिया। उसके बारे में आपने लिटरेचर रिव्यू किया एंड गैप्स को आइडेंटिफाई किया। गैप्स को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसके ऊपर डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्शन के बाद आपने रिसर्च कंडक्ट की। उसके बाद रिसर्च पेपर लिखा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। साइंटिफिक राइटअप का एक प्रॉपर अपना स्ट्रक्चर होता है, एक अपना अंदाज होता है, उसको फॉलो करते हुए आप रिसर्च आर्टिकल लिखते हो। उसके बाद आप अपने पेपर को किसी कॉन्फ्रेंस या पीयर रिव्यू जर्नल के अंदर सबमिट करते हैं और वहां पे वो पब्लिश होता है। और इसके अलावा आप अपनी फाइंडिंग को एकेडमिक इवेंट्स के अंदर, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, डिफरेंट सेमिनार्स में, वेबिनार्स में जो है वो वहां पे प्रेजेंट भी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ रिसर्च टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं जो कि स्टूडेंट्स को सीखनी है। अगर बेटा आप लिटरेचर रिव्यू करना चाह रहे हैं और आपको लिटरेचर चाहिए, प्रीवियस रिसर्च चाहिए, तो उसके लिए गूगल स्कॉलर, रिसर्च गेट और पबमेड मोस्ट रिकमेंडेड चीज़ें हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, आर्टिकल्स को फाइंड कर सकते हैं। बट मेजर मैं आपको तीन तीन चार चार उसमें बता रहा हूँ। अगर आप डाटा एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपके पास एस पी एस एस, मैटलैब, पाइथन और आर पैकेज। ये आर पैकेज एक ऐसी एडवांस चीज़ है, अगर आपकी सीवी के अंदर ये लिखा हुआ है कि मुझे आर पैकेज आता है और मैं इसका एक्सपर्ट हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी आपके स्कॉलरशिप को रिजेक्ट कर दे, आपकी स्कॉलरशिप एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दे, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप रेफरेंस मैनेजमेंट सीखना चाह रहे हैं तो उसके लिए एंड नोट, ज़ोटैरो और मेंडले, ये सॉफ्टवेयर्स आपके लिए रिकमेंडेड हैं, आप इनको सीख सकते हैं। इनके थ्रू आप रेफरेंसेस जो है वो दे सकते हैं और ये आपको इजीली अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। और यूट्यूब पे इसके कोर्सेज मौजूद हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसके कोर्सेज करवाती हैं। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स आप कहीं से भी सीख सकते हैं। उसके बाद अगर आप एकेडमिक राइटिंग करते हैं, प्लेजरिज्म चेक करते हैं, करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ग्रामरली एंड टर्निटिंग, जो कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स और आपकी जो प्लेजरिज्म है उसको चेक करके आपको बताता है। तो ये कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि बहुत बेसिक हैं, एडवांस नहीं है, बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हर एक रिसर्च के स्टूडेंट को आने चाहिए। उसके बाद कुछ फंडिंग एंड स्कॉलरशिप एजेंसीज के बारे में बात कर सकते हैं हम, कि फंडिंग आप कहाँ से ले सकते हैं, स्कॉलरशिप कैसे विन कर सकते हैं, या कौन सी चीज़ें हैं जो आपको स्कॉलरशिप देती हैं। इंटरनेशनल रिसर्च ग्रांट्स हैं जिसमें फुल ब्राइट आता है, डैड स्कॉलरशिप आता है, कॉमनवेल्थ है, मैरी क्यूरी स्कॉलरशिप्स हैं। तो ये वो कुछ प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आपको स्कॉलरशिप एंड रिसर्च फंडिंग्स मिल सकती हैं। लोकल ग्रांट्स आपको दे सकते हैं एच ई सी पाकिस्तान, पी एस एफ पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन, आई सी टी, आर एन डी, यहाँ पे आपको पाकिस्तान के अंदर जो है वो डिफरेंट ग्रांट्स मिल सकती हैं। उसके बाद आपके पास यूनिवर्सिटी रिसर्च फंड्स एंड ट्रैवल ग्रांट्स आपकी यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कर सकती है। आपकी यूनिवर्सिटी के पास भी एक रिसर्च बजट होता है जो वो स्टूडेंट्स पे खर्च करती है। आफ्टर दैट जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती हैं वो डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स को फंड करती हैं। आप कोई प्रोजेक्ट लिखें और कोई ऐसी इंडस्ट्री ढूंढें जो आपको पैसा दे, लेकिन वो प्रोजेक्ट के अंदर कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए। कोई ऐसी प्रोडक्ट आप डेवलप करें, कोई ऐसी इनोवेशन करें जो कि उस इंडस्ट्री को बेनिफिट दे। इंडस्ट्री आपको पैसा देगी, आप रिसर्च करेंगे, रिसर्च के बाद जो प्रोडक्ट बनेगी इंडस्ट्री उसको कमर्शलाइज करेगी, आपका भी बेनिफिट होगा, इंडस्ट्री का भी बेनिफिट होगा। यह कुछ फंडिंग एजेंसीज हैं जहाँ पे आप इजीली फंडिंग लेके अपने प्रोजेक्ट्स को डील कर सकते हैं। उसके बाद फ्यूचर ऑफ रिसर्च एंड डिजिटल रेवोल्यूशन क्या है। एआई एंड मशीन लर्निंग रिसर्च, किसी भी रिसर्च के अंदर ये दुनिया का फ्यूचर है, ये बात आज मेरी लिख लें। इस चीज़ पे आज ही स्विच हो जाए कुछ भी सोचे समझे बगैर, दुनिया आपके पीछे दौड़ेगी। बिग डाटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग फॉर डाटा एनालिसिस। बिग डाटा एनालिसिस किसी भी फील्ड का है, वो बायोलॉजिकल साइंसेज का डाटा है, वो सॉफ्टवेयर का डाटा है, वो किसी भी चीज़ का है। बिग डाटा एनालिसिस दुनिया की डिमांड है। रिमोट एंड वर्चुअल रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च ग्रोथ, ये दुनिया की डिमांड है, ये आने वाले टाइम की चीज़ें हैं।
आज भी ये चीज़ें अपने कह लें का रूज पे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर भी दुनिया को ये चीज़ें चाहिए। ऐसा साइंटिस्ट जो इंटर डिसिप्लिनरी रिसर्च के अंदर माहिर है, उसको कोई भी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करेगी, जो डिफरेंट फील्ड्स को मिला के एक रिसर्च प्रोजेक्ट डिजाइन कर सकता है, रिसर्च कर सकते हैं। तो दीज वर अ फ्यू थिंग्स अबाउट रिसर्च। बेटा, अपने आप को ये छोड़ दो कि आप किस सेमेस्टर के स्टूडेंट हो। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, उनको अगर कहा जाए बेटा रिसर्च सीखो, वो कहते हैं सर अभी तो मेरा थर्ड सेमेस्टर है, फोर्थ सेमेस्टर है, सातवें सेमेस्टर में जाके सीख लेंगे। नो, आपको आज ही सीखना है, ताकि आप राइट आफ्टर डिग्री एक जॉब सिक्योर कर सको। और इसके अंदर जितनी भी स्किल्स आपने सीखी है ना, प्रोडक्ट डेवलपमेंट सीख लो, डाटा एनालिसिस सीख लो, एआई सीख लो, मशीन लर्निंग सीख लो, रिसर्च के बारे में अपनी फील्ड की कुछ कोई भी इंडस्ट्री बेस्ड स्किल्स आप सीख लो, या रिसर्च स्किल्स सीख लो, आप उनको बड़े आराम से फ्रीलांसिंग पे सेल कर सकते हो एज अ सर्विस। अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। मैंने खुद फ्रीलांसिंग की अपनी रिसर्च स्किल्स की बेस पे। रिसर्च डाटा एनालिसिस में करता था, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एनालिसिस में करता था। तो उन चीज़ों की बेस पे आप बड़ा इजीली रेवेन्यू कमा सकते हो। सो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हैं। आवर टीम विल बी अवेलेबल टू आंसर यू इंशाल्लाह। एंड स्टे ट्यून विद सीएसएफ पाकिस्तान। कोई भी वेबिनार आता है तो आप उसको अटेंड करें, और उसके बारे में डिफरेंट चीज़ों को आप सीख सकते हैं। एंड अगेन, रिसर्च से रेलिवेंट सीएसएफ पाकिस्तान इज़ ऑलवेज अवेलेबल विद यू, फॉर यू। आप कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम है, किसी भी तरह के आपके आइडियाज़ हैं, हमारे साथ शेयर करें। हमारे एक्सपर्ट्स आपको उस चीज़ पे गाइड करेंगे। आपके करियर की गाइडेंस यहाँ पे मिलेगी, आपको प्रॉपर कंसल्टेंसी मिलेगी, और आप एक बेटर फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।